के अंदर तो इसका अच्छा ग्रीस में अभी भी यूनानी मेडिसिन नहीं, बची मुझे तो नहीं लगता है कि ग्रीस में नहीं होगा। वहाँ की जड़ खत्म हो गई है, वो सब मॉडर्न मेडिसिन पर आ गए और इतनी बार इस्तेमाल किया। अगर आपको नहीं पता हो, अगर आप सिर्फ नए ज़माने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं तो आप रूह अफ़ज़ा से जानेंगे हमदर्द को। हम तो इस साफ़ी के ज़माने से जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैथी में पहले ही शुरू में बताया था दवाएं ग़िज़ाई और ग़िज़ा दवाई, मतलब ऐसी दवा जिसके अंदर ग़िज़ाइयत वाली हो, न्यूट्रिएंट्स हो, और ऐसी न्यूट्रिएंट्स, ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर दवाइयत असर भी रखती हो। यूमेस जो है वैसे तो रिलीजियस बेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि कुछ टेक्स्ट जो हैं उर्दू के टेक्स्ट हैं, तो टेस्ट देना पड़ता है कि कितनी उर्दू आती है, तो उसमें तो मुसलमान ही अप्लाई करते हैं। सर्जरी की शुरुआत ही देखेंगे तो यूनानी सिस्टम से ही हुई है। अच्छा, इसमें कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी यूनानी से संभव है? मैं कह सकता हूँ इस बात को जी, मैं इस बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा भला। मैं हूं निखिल आनंदगिरी। दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले चुनते हैं वैसी जगह जहां पर दवाइयां तो मिले, डॉक्टर भी मिले, लेकिन बुरा असर यानी साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। भारत में रहने का फ़ायदा ये है कि आपके पास ट्रीटमेंट के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका जो बहुत पॉपुलर है वो है यूनानी मेडिसिन का। आज बुरा भला चैनल पर पहली बार हम पटना के हमदर्द वेलनेस सेंटर में आए हैं, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी साहब से और जानेंगे कि हमदर्द क्यों इतना विश्वसनीय नाम है और ऐसा क्या है यूनानी पद्धति में जो बाकी चिकित्सा पद्धतियों से इसे अलग करता है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर, बुरा भला पर। और बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, आपका भी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब हम यूनानी के बारे में बात करते हैं तो एक परसेप्शन अलग बनता है, उस परसेप्शन पे बाद में आएंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या जो यूनानी वाले अपने आप को हकीम पे कहलाना पसंद करते हैं, डॉक्टर या हकीम में कोई बेसिक फ़र्क है क्या? असल में जो डिग्री मिलती है वो तो हकीम की डिग्री मिलती है, लेकिन वो डॉक्टर के बराबर ही होता है। तो ये भी 4 साल का MBBS कोर्स करने के बाद? बिल्कुल, 4.5 साल का कोर्स, 1 साल का इंटर्नशिप ये करने ही होता है। साथ साथ हमारी पढ़ाई के अंदर फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल पुराने ज़माने की किताबें उठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न की सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं और फिर जाके हमें वो फिर हॉस्पिटल्स में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी जो मतलब MBBS डॉक्टर्स के साथ और उनके क्लिनिक के साथ में बैठना, फिर हकीम सब के साथ बैठना, नब्ज़ को जांचने का तरीका समझना और उनसे तजुर्बा लेकर फिर जाके ये डिग्री मिलती है। अच्छा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम लोग जानते हैं, इसीलिए आपसे जानना हमारा पर्पस ये है कि हम ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें इस। हाँ, नहीं, मैंने भी आपको इसलिए बुलाया है। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जानना ये चाहूँगा के बारे में जाने जी, लेकिन जानना ये चाहूँगा कि हमारे पास, चूँकि इंडिया में जैसा मैंने बताया कि हमारे पास आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी भी है, एलोपैथी है, तो कोई यूनानी के पास क्यों जाए? एलोपैथी से कैसे अलग है यूनानी, और यूनानी के पास? देखिए, एलोपैथी तो मॉडर्न साइंस पर बेस्ड है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड है। और हमारा आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम, ये 2 सिस्टम के बारे में पहले बात करते हैं। आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम ये क्लासिकल मेडिसिन्स कहलाती है, यानी कि मतलब जब सिविलाइजेशंस शुरुआत हो रहे थे उस वक्त जो कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ते थे, कहीं ना कहीं उनका इलाज होता था। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं, मेरे ख्याल से ग्रीस में थे। ग्रीस में ये ग्रीक मेडिसिन है। यूनान मतलब ग्रीक मेडिसिन। तो वहाँ की सिविलाइजेशन अर्लियर थी। हमारे इंडिया में इंडियन सिविलाइजेशन अर्लियर थी, चाइनीज़ की सिविलाइजेशंस भी थे, मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन भी। जहाँ जहाँ सिविलाइजेशन था वहाँ पर लोग बीमार पड़ते थे, वहाँ कोई ना कोई चिकित्सा होता था। ये फादर ऑफ मेडिसिन जो बुकरात थे, यानी कि हिप्पोक्रेट्स, जिसको हम लोग बुकरात कहते हैं, ये बुकरात जो थे, ये उससे पहले का ज़माना भी लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन उस वक्त जादू टोना से इलाज का हिसाब रहता था। इन्होंने एक साइंटिफिक बेस बनाया था इलाज का और दवाओं के ज़रिए से इलाज का, इसीलिए हम लोग उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो ये जो यूनानी सिस्टम है ये ग्रीक मेडिसिन थी, जो बागी आगे चलकर जो है ग्रीक के जो लोग थे वो अपने एम्पायर को बढ़ाने के चक्कर में जहाँ जहाँ गए उस मेडिसिन का दबदबा वहाँ पर लाते गए। अरेबियन देशों में, पर्शियन देशों में और जहाँ जहाँ भी गए, इस मेडिसिन की ख़ास बात ये है
कि ये फलता फूलता गया, जहाँ गए वहाँ के मेडिसिन को ये इसने इम्बाइब कर लिया, अपने अंदर दाखिल कर लिया। ये हमारे यूनानी सिस्टम में बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, मतलब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पर बने हुए मेडिसिन को भी यूनानी अपने अंदर इम्बाइब किया हुआ है। फिर भी दोनों कॉन्सेप्ट्स में कोई बेसिक फ़र्क जानना चाहे तो क्या है यूनानी सिस्टम में और आयुर्वेद में? हम मतलब ट्रीटमेंट पैटर्न वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है यूनानी सिस्टम के अंदर हमारा हम चार अखलात को मानते हैं, ह्यूमर्स को। अच्छा। 4 अखलात को मानते हैं, ठीक है। इसमें है खून, बलगम, सफरा, सौदा। आयुर्वेद सिस्टम में गालिबन हम 3 ह्यूमर्स लेते हैं, ठीक है। और भी हमारे जो अरकान हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, हम 4 एलिमेंट्स को रखते हैं अपने सामने। आयुर्वेद सिस्टम में 5 एलिमेंट्स को माना जाता है। ये शुरुआती चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों का अब ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो इंग्रेडिएंट है दवाओं का वो हर्ब्स ही हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, यूनानी और आयुर्वेद में इसका एक बेसिक फ़र्क ये है कि आयुर्वेद में हम सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं, यानी कि हर्ब से प्लांट से लेते हैं, शुरुआत प्लांट से लेते हैं, ठीक है। और यूनानी सिस्टम में हम हर्बल प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, मिनरल ओरिजिन की भी दवाएं लेते हैं, और कहीं कहीं किसी एनिमल्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो खाने के लायक होते हैं। जैसे कुछ फिशेस हैं, उस फिशेस के अंदर अंबर है, वो मछली के अंदर पाया जाता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अंबर एक चूँकि एनिमल ओरिजिन की है, तो एनिमल ओरिजिन की भी यूनानी के अंदर दवाएं मौजूद रहती हैं। लेकिन अब जो दवाएं मिलती हैं उसमें सब मार्क्ड रहता है कि इसमें एनिमल ओरिजिन है या नहीं। हम जब भी दवाएं ऐसी निकालती है जिसमें मार्क्ड रहता है कि एनिमल ओरिजिन की है या नहीं है, तो इसमें कोई आदमी एनिमल ओरिजिन की दवाएं नहीं खाना चाहें तो उनके अंदर भी ये रहता है कि ये यूनानी दवाएं हैं और इसमें हर्बल है, सिर्फ एनिमल ओरिजिन की भी नहीं। आमतौर पे जब मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसा एलोपैथी अब जब आ गया, तब से आमतौर पे अमूमन लोग आयुर्वेद को सप्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो क्या हम माने कि यूनानी भी सिर्फ एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन है या होलिस्टिक, यानी सब कुछ ये कर सकती है? नहीं, सप्लीमेंट्री मेडिसिन तो नहीं है ये, नहीं है। हाँ, ये सप्लीमेंट्री मेडिसिन हम नहीं मानते। या उसको ऑल्टरनेटिव क्या है कि जैसे आपका कोई इलाज चल रहा है, जैसे मेरे पापा को मान लीजिए पार्किंसंस है, उसके बाद उनको कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, जलन हो रहा है या कब्ज है, तो हम यूनानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो मेन मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी है, ठीक है। और एलोपैथी से कोई आदमी अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है या खाना पसंद नहीं है या कोई अंदेशा है उसको उससे, तो फिर वो अल्टरनेटली ढूंढता है, आयुर्वेद में चले जाए, होम्योपैथ में चले जाएँ, यूनानी की मेडिसिन इस्तेमाल करने लगे, इसलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। लेकिन ये हॉलिस्टिक मेडिसिन है, यानी कि हम एक बीमारी को पूरे के पूरे हर तरह की बीमारी को, लगभग हर तरह की बीमारी को, यानी कि सर्जिकल प्रॉब्लम भी, बाद सर्जिकल प्रॉब्लम ऐसे हैं जो दवा से ठीक हो सकते हैं, वो दवा से, हम नहीं कह रहे हैं कि सारे सर्जिकल प्रॉब्लम दवा से ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम जैसे हमारा किडनी का पत्थर है, ये ठीक किया जा सकता है दवाओं के ज़रिए से, तो दवा देकर उसको ठीक किया जाता है। लेकिन यूनानी में सर्जिकल ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट अब नहीं है, सर्जरी पढ़ाई जाती है, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट जनरली जैसे एलोपैथिक में सर्जरी हो रही है वैसी सर्जरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बेहोश करने की जो सर्जरी का जो मेन चीज़ है वो बेहोशी की दवा है, एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया के चीज़ें नहीं हैं, एनेस्थेसिया देने लायक लोकल एनेस्थेसिया की चीज़ें हैं, छोटी बहुत कट फट गया है तो उसको ठीक ठाक करने के लिए यूनानी के अंदर एनेस्थेसिया के लायक चीज़ें हैं, लेकिन पूरे के पूरे बेहोश करने के एनेस्थेसिया डेवलप नहीं हुए हैं, या अभी मेरे ख्याल है कि अभी और रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च होना चाहिए ताकि उस पर भी काबू पाया जा सके। तो किन कंडीशंस में ज़्यादा कारगर होता है यूनानी, अगर हम नटशेल में अगर हम अपने पास आने वाले पेशेंट्स के मतलब रिकॉर्ड्स देखें तो हमारे पास पेट के अमराज यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मरीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा
पेट जोड़ों के दर्द की आने की वजह यही होती है कि लोग जोड़ों के दर्द के लिए पेन किलर खाना पसंद नहीं करते हैं। डॉक्टर भी अब रिकमेंड नहीं करता है पेन किलर खाना, तो कहीं ना कहीं उनको अल्टरनेटिवली कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो आयुर्वेद में, यूनानी में आ जाते हैं, तो वैसे मरीज़ भी रहते हैं। और उसके अलावा सेक्स के लाइन के भी मरीज़ रहते हैं और यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाता है उनका। बाकी दिमाग के एतबार से, हार्ट के एतबार से, हार्ट को मजबूत करने की दवाएं और लंग्स को मजबूत करने की दवाएं, जो क्रोनोलॉजिकल बीमारियां जैसे हार्ट की, बीपी की, शुगर की, बीपी की दवाएं मौजूद रहेंगी यूनानी में, हमदर्द में। हमदर्द हमारी कंपनी है इसलिए हमदर्द जुबान से निकल रहा है, ठीक है। तो वो बीपी की दवाएं भी मौजूद हैं और डायबिटीज़ की दवाएं भी मौजूद हैं, ठीक है। थायराइड की दवाएं भी मौजूद हैं। तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है उसकी भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब इससे जुड़ा एक और सवाल मन में ही आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल लाइफस्टाइल डिजीज से ही पीड़ित हैं। आपने शुरू में एक अच्छी बात भी कही कि आयुर्वेदिक 3 एलिमेंट्स जो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वात, पित्त और कफ जिसको कहते हैं, शायद उस पर जी हाँ, बिल्कुल। तो वो जो 4 एलिमेंट्स आपने यूनानी के बताएं वो भी ज़रा बता पाएंगे कि 4 एलिमेंट नहीं, 4 ह्यूमर्स जो रहते हैं, जिसको हम इखलात कहते हैं, वो खून, बलगम, सौदा और सफरा। सौदा क्या हुआ? सौदा और सफरा, सौदा बाइल, ब्लैक बाइल को कहते हैं, बाइल। हाँ, और येलो बाइल को सफरे कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। बलगम हम समझ रहे हैं, ठीक है। खून और खून, ये 4 ह्यूमर्स है बॉडी के अंदर। आपके मुंह से बार बार हमदर्द निकल रहा है। मेरे पास एक किताब है जो अभी यहीं से मैंने ली है और इस पर लिखा है कि 1906 में हमदर्द की स्थापना के साथ ही उसके ऐतिहासिक सफ़र की शुरुआत हो गई और इसका उद्देश्य था हमदर्द का कि दवाओं का प्रचार प्रसार कर लाखों ज़िंदगियों को फ़ायदा पहुंचाना। उसके बाद एक लंबी क्रोनोलॉजी है, 1931-32 से शुरू हुआ ये सफ़र और 2011-12 होते हुए काफ़ी लंबा। हकीम अब्दुल हमीद साहब का नाम यहाँ पढ़ पा रहा हूँ। हकीम अब्दुल हमीद साहब जो है पायनियर थे, मतलब अभी को एस्टैब्लिश करने में नहीं, एस्टैब्लिश तो 1906 में हो गया था, हकीम अब्दुल मजीद साहब ने किया था। अब्दुल मजीद साहब ने ये हमदर्द यूनिवर्सिटी की स्थापना करना और फिर इसको हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पैरामीटर्स पर अपने हमदर्द के प्रोडक्ट्स को लाना, रिसर्च बेस करवाना, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स करवाना, अलग अलग फॉर्म्स चेंज करना। जैसे अब माजून नहीं खा पा रहे हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो टैबलेट फॉर्म में आ जाए। ये सब जो है हकीम साहब बड़े, अब्दुल हमीद साहब बड़े हकीम में माने जाते हैं। दूर दराज से, फॉरेन से लोग आते थे इलाज करने। अच्छा, तो उन पे हम बाद में और भी बातचीत करेंगे। ये जानना चाहेंगे, जैसे मैं कभी होम्योपैथी डॉक्टर से बात करता हूँ तो हमारे पास कुछ ओवर द काउंटर तो नहीं कहूँगा, घर में जैसे इस्तेमाल, जैसे आप गिरते हैं तो आर्निका ले लीजिए या बच्चों को तकलीफ है तो एकोनाइट ले लीजिए। क्या ऐसी कुछ घरेलू आम मेडिसिन है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी घर में रखा जाना आप रेकमेंड करेंगे यूनानी की तरफ? जैसे हम सर्दी खांसी के मामले में जनरल रिकमेंडेशन देते हैं कि जोशीना जैसी चीज़ जी, ये आपको OTC प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाएगी। शानदार है, मैंने लिया है। हाँ जी, शानदार है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। जोशीना ले लें, सदूरी इस्तेमाल कर लें और एक जैसे ये रोगन बादाम शरीन मुझे दिख रहा है, ये भी एक मैंने इस्तेमाल किया, खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया तेल है ये। रोगन बादाम शरीन अब कैप्सूल फॉर्म में, देखिए ये कैप्सूल फॉर्म में आ गया है। अच्छा, ये साफ़ी तो हमने बचपन से कितनी बार इस्तेमाल किया, अगर आपको नहीं पता हो, अगर आप सिर्फ नए ज़माने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं तो आप रूह अफ़ज़ा से जानेंगे हमदर्द को। हम तो इस साफ़ी के ज़माने से जानते हैं, जब हम बचपन से बिना कोई ये देखे कि मेडिसिन की जड़ कहाँ से है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। ये साफ़ी तो हमको लगता है कि हमारे घर में हमारे आसपास के हर बच्चे ने पी के शायद अपना बचपन शुरू किया हो सर। जी तो कोई भी फोड़ा फुंसी हो गया, लोग साफ़ी पी लिए। अभी भी लोग जो हैं पुराने, मतलब जो एल्डरली एज के हैं, हमारे माँ बाप जी, कभी भी फोड़ा फुंसी हुआ, दाग धब्बा हुआ, साफ़ी पियो। तो इसमें जोशीना भी ऐड कर लें हम लोग, चाहे सर्दी हो, जोशीना है, साफ़ी है, रोगन बादाम शरीन है, ये सब यहाँ पर OTC प्रोडक्ट ही रखा गया है। ठीक है, हमदर्द की ज़ाफ़रान है जी। ये टूथपेस्ट भी दिख रहा है मुझे। ये टूथपेस्ट आया है अभी, न्यूली लॉन्च्ड है टूथपेस्ट, बेहतरीन रिजल्ट है इसका। अच्छा, ये लिपिड के लिए लिपोटैब बनाया है हमदर्द ने। अच्छा, और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। लिपिड समय के साथ काफ़ी इवॉल्व कर रहा है ये। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है यूनानी की, अगर आप बताना चाहें तो? लिमिटेशंस ये हैं, जैसे ये अब जो है
लोग जो है सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और कहीं न कहीं रिसर्च बेस्ड देखना चाहते हैं। तो अब हमदर्द की बहुत सारी प्रोडक्ट है क्लासिकल मेडिसिन्स। अब उस क्लासिकल मेडिसिन्स का क्लिनिकल ट्रायल रफ्ता रफ्ता हर चीज़ का हो रहा है और वो पेपर में पब्लिश हो रहा है, लेकिन जो रेंज है यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिन की, वो बहुत ज़्यादा है। अब हम तो इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है, हम एज हकीम इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट्स पा रहे हैं, लेकिन एक आम बंदा के लिए जो रिसर्च को ही मान रहा है, मतलब मैं एक कहूँ कि एक एविडेंस बेस होता है, एक रिसर्च बेस होता है। हमारी दवाएं जितनी भी है क्लासिकल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जो जितने मेडिसिन बन रहे हैं वो सब पेटेंटेड है, सब रिसर्च किया करने से पहले पेटेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल मेडिसिन है वो एविडेंस बेस है, हम सालों साल तक इसको इस्तेमाल करते रहे हैं और देखते रहे हैं और इसका रिजल्ट पाते रहे हैं। जी, ये थोड़ा बता पाएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हकीम साहब, क्योंकि आप दुनिया के बारे में शायद जानते होंगे, अभी कहाँ कहाँ यूनानी प्रैक्टिस में है? क्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है? हाँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है और ये बांग्लादेश में भी हमदर्द के ब्रांचेज हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं इसकी प्रैक्टिस, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इसका अच्छा ग्रीस में अभी भी यूनानी मेडिसिन नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ग्रीस में नहीं होगा, वहाँ की जड़ खत्म हो गई है, वो सब मॉडर्न मेडिसिन पर आ गए। और हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका के अंदर अब फिर से डेवलप हो रहा है और यूएई के अंदर, हाँ यूएई के अंदर आपको यूनानी की दवाएं मिल जाएंगी। अमेरिका में भी बहुत सारी जगह पर आपको यूनानी की दवाएं मिल जाएंगी। हाँ, अच्छा, हिंदुस्तान में आने का एक फ़ायदा ये भी होगा, आपने कहा कि आपने हकीम का एक कोर्स किया है, जी। तो किस तरह का पॉपुलेशन आता है? क्या ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हकीम का कोर्स करने आते हैं और आपके कस्टमर्स का बेस क्या है, मतलब परसेंटेज की? देखिए, हमारे यहाँ पर जो है बीएमएस जो है वैसे तो रिलीजियस बेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि कुछ टेक्स्ट जो हैं उर्दू के टेक्स्ट हैं, तो जब वो टेक्स्ट पढ़ने के लिए जब आदमी को टेस्ट देना पड़ता है कि कितनी उर्दू आती है, तो उसमें तो मुसलमान ही अप्लाई करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके अनुभव में क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस पेशे में आ रहे हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं ऐसे। हाँ, ऐसे लोग हैं जी। और रही बात पेशेंट की, तो पेशेंट में तो अच्छी खासी तादाद है, आप देखेंगे डाटा तो देखेंगे कि अच्छी खासी तादाद जो है वो सब लोग हैं, हर कम्युनिटी से लोग रहते हैं। तो हमदर्द का मतलब बतौर कंपनी या यूनानी मेडिसिन के प्रैक्टिशनर के बतौर आपका क्या, आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि और भी लोगों तक इसकी रीच पहुंचे? देखिए, हमदर्द वेलनेस उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है, ठीक है। हमदर्द वेलनेस पहले ये होता था कि हमदर्द की दवाएं मार्केट में गई और जो हकीम इधर उधर प्राइवेटली बैठ रहे हैं वो देते थे दवाएं, अपने तौर पर हमदर्द की दवाएं इस्तेमाल करते थे, दूसरी कंपनियों की भी दवाएं इस्तेमाल करते थे। हमदर्द वेलनेस के तर्ज पर जो है इस जो आप देख रहे हैं ये क्लिनिक, इस क्लिनिक के तर्ज पर जो है एक लाल कुआं में, दिल्ली लाल कुआं, आसफ अली रोड में और कानपुर में, गाज़ियाबाद के अंदर, मेरठ के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर सेंटर्स हैं, ऐसे ही सेंटर्स हैं जिसमें हमदर्द के अपने हकीम बैठते हैं। उसके अलावा भी मतलब सिर्फ दवाखाना नहीं है, वहाँ लोग जाएंगे तो आपकी तरह के प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, प्रैक्टिशनर्स भी रहेंगे, मेल प्रैक्टिशनर भी रहेगा, फीमेल प्रैक्टिशनर भी रहेंगी। और इसके अलावा भी एक हमदर्द ने बहुत अच्छा काम ये किया हुआ है कि ऑनलाइन भी हम पेशेंट को जो बहुत दूर है, बाज़ दफ़ा जो है सो पेशेंट दूसरे मुल्क के अंदर भी हैं, तो वहाँ से भी ऑनलाइन वो कंसल्ट कर लेते हैं हमसे, ठीक। डॉक प्लस का या हमदर्द के वेलनेस के साइट पर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन कैसे कंसल्ट करना है, ठीक है। कंसल्ट डॉक्टर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, कुछ अपने डिटेल्स डालेंगे तो ऑनलाइन कंसल्ट करने का भी ऑप्शन रहता है। अच्छा, ये बतौर करियर ऑप्शन अगर कोई यूनानी को अपनाना चाहे, हकीम बनना चाहे, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उसकी तैयारी कैसे करें या क्या स्कोप है इसमें? हाँ, देखिए, अभी तो यूनानी का बहुत अच्छा स्कोप है, हम तो ये कहेंगे, ये डेवलपिंग है हमारी जो है। अभी आप हम देखेंगे यूनानी पैथी के अंदर अभी जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूनानी डॉक्टर्स को जो है अपने मेन फ्रेम ट्रीटमेंट का जो पैटर्न है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने उनको इंगेज किया है, ठीक है, और अच्छे खासे सैलरी भी है। तो इन यूनानी का स्कोप के तौर पर हम तो कहते हैं
सारे बच्चों को कहते हैं, हम सिर्फ MBBS के पीछे नहीं भागे, बल्कि हम तो चाहते हैं ऐसा नहीं हो कि नीट के अंदर रैंक कम आया तो फिर हमने यूनानी ले लिया या आयुर्वेद ले लिया, बल्कि हम तो ये कहते हैं दर्शकों को कि हम इसको ऐसे पैशन लें, पहला ऑप्शन हम ऑप्शन चुन लें कि नहीं यूनानी इज़ गुड, आयुर्वेद इज़ गुड, हम इसमें लेंगे, आज इसमें हम कमाल पैदा करेंगे। अगर हमारे अंदर सलाहियत है तो कर सकते हैं और किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। और ऐसे बच्चे आएंगे जो बिल्कुल एम्बिशियस होंगे तो उससे यूनानी को और फ़रोग होगा, आयुर्वेद को और फ़रोग होगा। इसमें और कौन सी थेरेपीज है? सॉरी मैं एक सवाल भूल गया था कि जैसे नब्ज देखना या जैसे हमारे नब्ज देखना तो एक डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, नब्ज हमें पढ़ाया जाता है। बतौर हकीम ये रूट टूल है, मतलब पहला टूल है, फर्स्ट काम ये करना ही पड़ता है ऐसा? हाँ, ये पढ़ाया जाता है, बल्कि पढ़ाने से ज़्यादा इसका ताल्लुक सीखने से है। मतलब पढ़ते वक्त तो आप पढ़ के निकलते हैं तो वो आप नब्ज देखना नहीं जानते, सिर्फ आपके पास थ्योरी रहता है, ठीक है। लेकिन आप बैठ कर जब कई साल तक आप नब्ज पेशेंट के देखते रहते हैं और अंदाज़ा लगाते रहते हैं इनको क्या हुआ है, तो फिर आपको ये चीज़ आ जाता है। तो बहुत सारे हकीम अभी हिंदुस्तान के अंदर भी हैं जो नब्ज देखकर आपके मर्ज़ को बता देंगे, बल्कि मर्ज़ की थोड़ी हिस्ट्री भी बता देंगे। हाँ, ऐसे हकीम हैं, मौजूद हैं। और तो नब्ज जो डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, पहले चूँकि इतने टूल्स नहीं रहते थे, रिसर्च लैब्स नहीं थे, तो इसी ज़रिए से हकीम डायग्नोज करते थे। अब लैब्स हो गए हैं तो लैब का भी सहारा हम ले लेते हैं, कभी ऐसा ज़रूरत हुआ तो रेडियोलॉजी का भी सहारा ले लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम गांठ बांध लिए हैं कि हमने रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये सब ऑप्शन मौजूद है, तो इसका सहारा लेकर हम डायग्नोज करते हैं। तो मेन हमारा पर्पस जो है ना वो पेशेंट को ठीक करना है, तो पर्पस देखना है। ऐसा नहीं है कि पर्पस देखने की वजह से जो है सो मेन मोटिव छूट जाए और हम किसी और मोटिव पर पड़े हुए हों। बिल्कुल। तो ये लैब्स वगैरह का हम लोग हेल्प कभी कदर ले लेते हैं, धड़ल्ले से नहीं लिखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो लिखते हैं। हाँ, तो और आपने एक और सवाल किया था कि इसमें और भी क्या क्या थेरेपीज़ हैं, शायद ये जानना चाह रहे थे आप। हमारे ये जो यूनानी पैथी है, ये जितना भी स्ट्रक्चर है दवा से इलाज करना, ये सिर्फ उसका एक पार्ट हुआ थेरेपी का। अच्छा, दवा देकर हम इलाज कर रहे हैं, बल्कि थेरेपीज़ में ग़िज़ा देकर भी, यानी डाइट देकर डाइट थेरेपी, न्यूट्रास्यूटिकल्स जानते हैं हम, न्यूट्रास्यूटिकल्स का नाम आजकल बहुत आता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है, लेकिन हमारे यहाँ पैथी में पहले ही शुरू में बताया था दवाए ग़िज़ाई और ग़िज़ा दवाई, ये दो ऑप्शन पहले से थे न्यूट्रास्यूटिकल्स में, ठीक है। मतलब ऐसी दवा जिसके अंदर ग़िज़ाइयत वाली हो, न्यूट्रिएंट्स हो, और ऐसी न्यूट्रिएंट्स, ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर दवाइयत असर भी रखती हो, जैसे च्यवनप्राश जैसा, फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश है, ठीक है। प्याज है, प्याज एक ऐसी चीज़ है, क्या है वो, उसमें दवाई असर है, अच्छा, और ग़िज़ाइयत भी है, ठीक है, न्यूट्रिशन है। आपका जैसे खजूर है, हाँ, खजूर आपका न्यूट्रिशन है, ग़िज़ा है, लेकिन उसमें दवाई असरात भी हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है आपके यहाँ। ये थेरेपी है। हाँ, बड़ी। और फिर ये आपका दवा के ज़रिए इलाज करना, फिर सर्जरी, छोटा मोटा सर्जरी, पहले तो बड़ी बड़ी सर्जरी हो जाती थी। अच्छा, छोटी मोटी सर्जरीज भी होती हैं? छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं पहले, बल्कि आप सर्जरी की शुरुआत ही देखेंगे तो यूनानी सिस्टम से ही हुई है। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, अच्छा, आप वहाँ पर देखेंगे एक आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा हुआ, तो वो सर्जरी कहाँ से टूल्स बताते उस वक्त कौन से टूल्स चलते थे, उसकी फ़ोटो और तस्वीरें भी मौजूद है किताबों में। फिर आता है एक थेरेपी, रेजिमिनल थेरेपी, उसके अंदर कई थेरेपीज़ आते हैं, ठीक है। उसमें इसहाल करना, परगेशन कराना, आपका कपिंग थेरेपी आप देखेंगे, एक यहाँ पर एक डब्बा होगा, कपिंग थेरेपी। हमारे बुरा वाला चैनल पर एक कपिंग थेरेपी से एक डॉक्टर से मिले थे हम, हाँ, जो यूनानी तो नहीं प्रैक्टिस करते लेकिन कपिंग करते हैं। हाँ, तो कपिंग वाकई में ये बहुत असरदार है। अच्छा, ठीक है, ये वही चीज़ है, ये मॉडर्न है कप्स लगाना, ये सिंघी लगाना कहते थे पहले ज़माने में, सिंघी लगाकर जो इलाज करते थे उसका ये समझ लीजिए मॉडर्न वर्जन है, ठीक है। सिंघी से इलाज करना और सिंघी लगाना ये बहुत पुराना चलन है इलाज का जी, और बहुत मौसर है।
अब हम लोग नहीं करते हैं इस बात को, मतलब लोग नहीं करते हैं, वरना यूनानी सिस्टम इस सिस्टम को अपने अंदर अपनाए हुए है। जी। फिर लीचिंग होती है, जोंक लगा के इलाज करना, मतलब जोंक का इलाज तो बाद लोगों ने दावा किया है कि जोंक से तो हम कैंसर का इलाज कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, एक हकीम साहब थे, हमको लगता है कोलकाता में, उनको अवार्ड भी बहुत सारे मिले थे, और अब नहीं रहे हैं। और जोंक के ज़रिए से जो है ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया। तो किसी को इस तरह की क्रिटिकल या लाइफ सेटिंग बीमारियां हों तो भी वो यूनानी पे ही सिर्फ सहारे से ठीक हो सकता है? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ यूनानी का सहारा लेके आप ठीक कर जाइए, जब तक कि आपको डॉक्टर्स बिल्कुल ही यूनानी डॉक्टर्स या हकीम जो आपको देख रहा है वो आपको इसका ये देखो कि वो कंडीशन देख कर ही आपको बताएगा कि आपकी कंडीशन ये है। लेकिन संभव है कि इनिशियल स्टेज में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी यूनानी से संभव है? मैं कह सकता हूँ इस बात को। जी, मैं इस बात को कह सकता हूँ। बड़ी ज़रूरी जानकारियाँ दी डॉक्टर रिजवान अहमद सिद्दीकी ने, और ये भी बताया कि कैसे एक एंशिएंट मेडिसिन का फॉर्म या ट्रीटमेंट का फॉर्म, मेडिकल फॉर्म मॉडर्न होते हुए अपनी कई सारी चीज़ों को अपने साथ जिस देश में गया, जिस मिट्टी से जुड़ा, वहाँ की अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता गया, और इस तरह से आम आदमी का हमदर्द बना। और ये नाम भी बड़ा प्यारा है, हमदर्द, जो सबका दर्द का साथी है। नाम के साथ साथ खूबी भी है। खूबी भी है। और मैं पढ़ रहा था कि ये आपका मिशन है कि आप आम आदमियों तक, लाखों ज़िंदगियों तक जो अफोर्डेबल प्राइस पे पहुंच सकें। और इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और यहाँ की कीमत इतनी ही है जितने में आप किसी बड़े डॉक्टर की फ़ीस चुका पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहमद सिद्दीकी, हमसे बात करने के लिए। और हमारे दर्शकों के मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे लिखी ईमेल आईडी पर burabhala1@gmail.com पर अपने सवाल डॉक्टर रिजवान के लिए ज़रूर छोड़िएगा। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि उनसे लाइव जुड़ा जाए और आपके कई सारे सवालों का जवाब डॉक्टर रिजवान हमें दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।